हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट कोर्स का। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो चलिए देर नहीं करके शुरू करते हैं। तो माई सेल्फ सोनू शादू, योर कोडिंग मेंटर। आई एम बीएससी मेजर इन कंप्यूटर साइंस। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल हो चुका है और ये है मेरा जीमेल आईडी। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा टर्म है जो कि यूज होता है इस तरीके से, मतलब कि इसके लिए कि हम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन दे सके। जैसे कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी लैंग्वेज में या फिर बंगाली में। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमको बाइनरी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, जिसका मतलब है जीरो या फिर ऑन। लेकिन हमारे लिए हर एक इंस्ट्रक्शन को या फिर हर एक स्टेटमेंट को जीरो और ऑन के बेसिस में लिखना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम यूज करते हैं कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन सेट्स, जिसके वजह से कंपाइलर मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम उस प्री डिफाइंड सेट को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल अंडरस्टैंडेबल कोड में, जो कि जीरो और ऑन के बेसिस में होता है। उसके बेसिस में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस दैट प्रोफेशनल्स यूज to write code that instructs how a computer application or software program performs. At its most basic, computer programming is a set of instructions, जैसे कि मैंने बताया कि set of instruction जिसका काम है to facilitate specific actions, मतलब कि कुछ काम करना। तो देखिए, हमें प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें उसके लिए जानना पड़ेगा कुछ बेसिक्स, अभी कुछ बेसिक्स टर्म्स। जैसे कि पहले हमें जानना पड़ेगा कि एल्गोरिथम होता क्या है। So algorithm is a step-by-step procedure or set of rules for solving a specific problems or performing a task। मतलब कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल्गोरिथम क्या करता है, एल्गोरिथम हमें बताता है कि हमें पहला क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। तो इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। जैसे कि अगर हमें किसी भी दो नंबर का सम करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनपुट करेंगे एक नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर इनपुट करेंगे, उसके बाद हम दोनों नंबर का जोड़ करेंगे, उसको बाद हम आउटपुट देंगे। इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, क्योंकि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर को डिटेल्स में हमको इलस्ट्रेट करता है, इसलिए इट इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इज फंडामेंटल ऑफ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर कोई किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है यही बोल नहीं सकता, तो कोडिंग कैसे करेगा। एल्गोरिथम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म्स। एल्गोरिथम्स को हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम स्यूडो कोड लिख सकते हैं या फिर फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट हम बाद में देखेंगे। स्यूडो कोड, स्यूडो कोड एक डिफरेंट टॉपिक है। स्यूडो कोड में हम क्या करते हैं, स्यूडो कोड में हम कोड ही लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश इंग्लिश में। जैसे कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर इनपुट कैसे लिखता है, वो हम कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्यूडो कोड में हम लिखते हैं इनपुट ए। तो यही होता है डिफरेंस। तो स्यूडो कोड इज वेरी क्लोज टू कोड, बट फ्लो चार्ट इज डिफरेंट। उसके बाद आता है बग। तो बग का सिंपल सा मतलब है एरर। जब हम कोड लिखेंगे तो बहुत सारा एरर फेस करेंगे। और एक बात, अगर आप जिंदगी में कोड लिखते वक्त कभी एरर फेस करना नहीं चाहते तो अभी कोडिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप एरर्स का सामना नहीं करेंगे, एरर्स का कारण नहीं जानेंगे, तब तक एक बहुत प्रोफेशनल कोडर नहीं बन सकते। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, जितना ज़्यादा एरर हैंडलिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज होगा और उतना ही ज़्यादा आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बग्स बहुत सारे काम के लिए फेस करते हैं हम। जैसे कि बग्स कैन ड्यू टू प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स, कहीं पे आपने कोई सिंटेक्स एरर कर दिया, कहीं पे आपने लॉजिक गलत दिया। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सिंटैक्स पुराना हो चुका है, क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज ना
हर एक ईयर या फिर बहुत साल बाद बाद अपडेट होता है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर में अपडेट आता है, फ़ोन में अपडेट आता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो उसकी वजह से अगर आपने कोई ऐसा टर्म या फिर कोई ऐसा सिंटेक्स यूज़ कर लिया है जो कि बहुत पुराना है और अभी के मॉडर्न लैंग्वेज में वो सपोर्ट नहीं है, तब आपको फेस करना पड़ता है कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज़। और एक के लिए कॉम्पेटिबिलिटी इश्यू आता है अगर आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा पुराना है, तब जाके आपको इनकॉम्पेटिबिलिटी इशू फेस करना पड़ेगा। और बग को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका नाम है डिबगिंग। तो सॉल्यूशन ऑफ बग मतलब कि डिबगिंग। Debugging is the process of identifying and fixing bugs to ensure the proper functioning of the program। मतलब कि जब हम कोड लिखेंगे और उसमें बग आएगा, मतलब कि एरर आएगा, तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या करने से वो सॉल्व होगा, इसको बोलते हैं डिबगिंग। उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज। तो देखिए, प्रोग्रामिंग में हम बहुत सारे तरीके से काम करते हैं और बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत तरीके से काम करता है। तो इसको बोलते हैं पैराडिजम्स, मतलब कि प्रोग्रामिंग किस किस लॉजिकल बेसिस पे काम करता है। तो पैराडिजम्स दो टाइप का होता है, एक होता है इम्पेरेटिव और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब कि इनबिल्ट तरीके से, मतलब कि फंक्शन के खुद के तरीके से, और डिक्लेरेटिव मतलब हम खुद कैसे उसको एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं। तो इम्पेरेटिव में होता है प्रोसीड्यूरल, मतलब हमको हर एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप करना है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये आप आगे जाके सीखेंगे बहुत ज्यादा, कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग करते हैं तो हर एक चीज उसमें एक क्लास और ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। सी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। तो जब हम वो सीखेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब कि अगर हम कोई भी टास्क सॉल्व करने के लिए दोनों का एक साथ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। और आजकल के जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस है उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग सपोर्ट होता है। उसके बाद आता है लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच इसको बोलते हैं कि हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है या फिर जोड़ कर रहा है, इसको बोलते हैं लॉजिकल अप्रोच। उसके बाद आता है फंक्शनल अप्रोच। अगर हम कोई टास्क बार बार रिपीटेडली कर रहा है तो इसको बोलते हैं फंक्शनल अप्रोच। और हम फंक्शन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कोई भी टास्क सॉल्व करने के लिए जब हमें उसको बार बार यूज करना हो रहा है तो हमें बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच है जो अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू प्रोसीजर, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं उसको। और यहाँ पे एक बात, हम एक प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में तो डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हमें हर एक ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब कि हर एक पार्ट को लॉजिकल थिंकिंग की मदद से सॉल्व करना होता है। और उस हर एक पार्ट को जब हम एक साथ करते हैं तब हमारा पूरा का एक प्रोग्राम का सोल्यूशन बनता है। तो इट इज सुइटेड ओनली फॉर स्मॉल प्रोग्राम दैट हैव लो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है, अगर एक कोड 10 से 25 लाइन का हो तब हम एक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम का सोल्यूशन 200 या फिर 300 लाइन का हो तब हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जैसे कि फॉर अ कैलकुलेटर प्रोग्राम दैट डज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड कंपैरिजन, ईच ऑफ दिस ऑपरेशंस कैन बी डेवलप्ड एज सेपरेट प्रोसीजर्स। मतलब कि हम हर एक जो ऑपरेशन है इसको अलग से ब्लॉक ऑफ कोड समझ के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो तब अगर हम प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग अप्रोच को इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो हम गलत राह पे चल रहे हैं, क्योंकि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इट इज ओनली फॉर लो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। प्लीज नोट दिस। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमारा सी नहीं है, सी प्लस प्लस जब हम सीखेंगे उसमें हम ज़्यादा समझ पाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेस सॉफ्टवेयर डिजाइन, मतलब कि सॉफ्टवेयर का हर एक पार्ट, डेटा हो,
या फिर कोई भी हो, तो उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं रेदर देन फंक्शन एंड लॉजिक। उसके बाद आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो हियर द प्रॉब्लम और द डिजायर्ड सॉल्यूशन इज ब्रोकन इनटू फंक्शनल यूनिट्स। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम कोई काम बार बार करेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि हम फंक्शनल अप्रोच की तरफ जाए। इससे एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड से हम सेम काम बार बार कर सकते हैं उस फंक्शन को कॉल करके, और each unit performs its own task and is self-sufficient. These units are then stitched together to form a complete solution। मतलब कि मान लीजिए एक प्रोग्राम में 4 फंक्शन है, तो 4 फंक्शन मिला के वो प्रॉपर सॉल्यूशन बनता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीट सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम आज सीखेंगे फ्लो चार्ट। तो चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पार्ट मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको अगर हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में हमें कुछ कुछ नोटेशंस का याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि स्टार्ट या फिर स्टॉप कब होगा, स्टार्ट या फिर स्टॉप कब होगा, कोई भी एक प्रोसेस करना है हमें, कोई भी इनपुट या फिर आउटपुट दिखाना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है हमें, और द एरो डायग्राम मतलब कि हम किस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शनल अप्रोच। तो हर एक सिंबल के अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। तो हमें क्या करना है, अभी 2 नंबर का एवरेज लेना है। तो आप सोचिए पहले कि एवरेज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें 2 नंबर चाहिए, तो स्टेप के लिए हमें इस तरीके का एक डायग्राम चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनपुट, क्योंकि हमें 2 नंबर भी तो चाहिए यूजर से। इसलिए हम इस तरीके का एक डायग्राम रखेंगे। तो इसको बोलते हैं टेक नंबर ऑन नंबर 2। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इनपुट नंबर ऑन एंड नंबर 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लिखेंगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, हल्कि हमें कोई प्रोसेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज का। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, ये हो गया हमारा स्टेप 3। उसके बाद क्या करना है हमें, हमें 2 नंबर का तो एवरेज मिल गया है 3 नंबर स्टेप से। उसके बाद हम आएंगे 4 नंबर स्टेप पे, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आउटपुट दिखाना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, एवरेज को। प्रिंट करना मतलब आउटपुट दिखाना मॉनिटर स्क्रीन पे। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टफ करना पड़ेगा या फिर एंड करना होगा। तो ये होगा हमारा 5th नंबर स्टेप। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालना मतलब 2 नंबर के एवरेज या फिर 3 नंबर के एवरेज निकालने का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 5 स्टेप में। तो चलिए हम डिबाइगिंग को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो चलिए, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिबाइगिंग। तो एक प्रोग्राम में बहुत तरीके का एरर्स होता है। एक होता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर द ग्रामेटिकल एरर इन द प्रोग्राम। मतलब कि मैंने कि जैसे कि मैंने बताया था कि चलिए देखते हैं, कहीं पे हमें लिखना होगा प्रिंट, लेकिन आपने क्या कर दिया, पी को बड़ा लिख दिया। तो इसको बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर। उसके बाद सिमेंटिक्स एरर। सिमेंटिक्स एरर आर आल्सो कॉल्ड द लॉजिकल एरर्स। मतलब कि जैसे कि कहीं पे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन आपने क्या कर दिया वहां पे, एडिशन कर दिया। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। या फिर कहीं पे हमें लिखना होगा ए ग्रेटर देन बी, लेकिन आपने क्या लिख दिया, बी ग्रेटर देन, सॉरी, आपने क्या लिख दिया, ए लेस देन बी। तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक एरर्स या फिर लॉजिकल एरर्स। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, रन टाइम एरर्स। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप बहुत ज्यादा फेस करेंगे रन टाइम एरर्स। क्योंकि रन टाइम एरर्स तब आता है जब हम कोई थिंकिंग या फिर लॉजिकल जो अप्रोच है गलत सोचते हैं। जैसे कि इन्फिनाइट लूप। जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे लूप, मतलब कि एक काम को रिपीटेडली करते जाना, लेकिन उसको तो रुकना भी है ना। तो अगर आदमी ऐसा लॉजिक लिखा है
कि कोई काम कंप्यूटर करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, इसको बोलते हैं इन्फिनाइट लूप और इसको बोलते हैं रन टाइम एरर्स। उसके बाद डिवीजन बाय जीरो। जैसे कि हम जानते हैं, जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? जीरो। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है इंफिनिटी, जो कि इनफिनिट लूप का ही एक फॉर्म है। तो इसलिए डिवीजन बाय जीरो अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो हमको एरर मिलेगा। और इसका अगर आपको रीजन चाहिए तो डायनामिक सोचिंग क्लासेस नाम का एक चैनल है, वो मेरा ही है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद रॉन्ग वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर, मतलब कि किसी भी नंबर में अगर आप खुद का नाम लिखेंगे तो एरर ही आएगा, तो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर्स। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है जिसका काम आपको खुद करना है। तो राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। तो बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हार्ड टू हार्डर प्रॉब्लम्स आपको दिया जाएगा और बहुत सारा प्रॉब्लम्स तो हम क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and thank you for your attention. Please like, share and subscribe and share it to your friends to support this channel. बहुत सारा कंटेंट आएगा, सी प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा सिखाया जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको कराया जाएगा, उसके बाद पाइथन, सी प्लस प्लस, बहुत कुछ आ रहा है। तो कीप सपोर्टिंग।